Hey guys, please share, like and subscribe my YouTube channel. Thank you. खातिर जान भी एक रोज कर पड़ी देनी, देश के खातिर जान भी एक रोज तो कतराएंगे न हम कि ये फर्ज है हम पर कि ये जो आजाद बेखौफ जी रहे हैं हम, ये मेरा देश का ही तो कर्ज है हम पर, ये मेरे देश का ही तो कर्ज है हम पर। सभी बुद्धिजीवियों और मेरी देश की और राष्ट्र की भावी आशाओं को मेरा सादर प्रणाम। मान्यवर सदन में रखा गया विषय देशभक्ति और राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के। मान्यवर सबसे जरूरी होता है किसी भी विषय में बात करने से पहले उस विषय के अर्थ को भली भांति जान लें। जब आप बात करते हैं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की, तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि यदि एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का अर्थ स्वयं में समाप्त हो जाता है। जब बात करते हैं हम देशभक्ति की कि देशभक्ति क्या है, तो राष्ट्र निर्माण का आधार है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति और ईमानदारी से किया हुआ हर काम है देशभक्ति। मानव जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि तो देश के सर्वांगीण विकास की अवधारणा है राष्ट्र निर्माण। जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमें ये जान लेना प्रथम आवश्यक है कि राष्ट्र निर्माण में क्या बाधाएं हैं और क्या समस्याएं हैं, क्योंकि किसी भी इलाज से पहले जरूरी होता है बीमारी को जान लेना। तो राष्ट्र निर्माण में विभिन्न समस्याएं हमारे सामने हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। सर्वप्रथम अगर बात करें सामाजिक समस्याओं की, तो सामाजिक आधार पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी असमानताएं हमारे समाज में विद्यमान। मान्यवर अगर एक तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति से लड़कर एक शिक्षक के पद पर भी पहुंच जाता है, तो उसके गांव में उसे दबाव डाला जाता है कि वो अपनी जाति की स्थिति में ही रहे। तो देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है हमारे समाज को और हमारे देश को किस तरीके से गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रही है। तो क्यों हम जातिगत आरक्षण को समाप्त करने से पहले इस सामाजिक आरक्षण को समाप्त क्यों नहीं करने की बात करते हैं। मान्यवर महिलाओं की स्थिति देश में राष्ट्र के स्तर पर और जब हम वैश्विक स्तर पर इसका डाटा निकालते हैं तो महिलाओं की चौथे नंबर की दयनीय स्थिति में भारत आता है। यानी सब कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की भारत में है। मान्यवर जब बात करते हैं हम आर्थिक स्तर की, तो आर्थिक स्तर में जो देश किसानों और शिक्षकों को पूजने की बात करता है, उस देश की आज ये स्थिति हो गई है कि वह अपने बेटे को किसान और शिक्षक बनाने से पहले सोचता है। जब बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की, तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं में जिस देश में हम सम्मान की बात करते हैं और जब हम हिंदी भाषी लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि दक्षिण के भारतीय लोग और पूर्व के भारतीय लोग भी इस भारत देश में इतना ही हक रखते हैं जितना हम हिंदी भाषी लोग। तो क्यों हम उनकी संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से ना देखते हुए उन पर इस चीज को थोपने की बात करते हैं। जब विश्वास जाता है, जो सबका विश्वास जाता है, तो सबका साथ और सबका विकास स्वयं में चला जाता है। मान्यवर जिस देश में महापुरुषों को मालाएं पहनाई जाती थी, आज उन्हीं मालाओं के नीचे उनके विचार दबकर रह चुके हैं। क्या विचार थे? भगत सिंह की बात हुई। भगत सिंह के क्या विचार थे? जब असेंबली फॉर्म केस के बाद जस्टिस मेडिल्टन ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें आजीवन कारावास इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी विचारधारा को रोका जा सके। उनकी विचारधारा थी जब वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे तो उसी के साथ नारे लगाते थे सर्वहारा जिंदाबाद। वो कहते थे मेरे लिए आजादी का मतलब ये नहीं कि जो देश की व्यवस्था है वो गोरों से आपके हाथ से कार्यों में परिवर्तित हो जाए, बल्कि सामाजिक संगठन मेरी अवधारणा है, अर्थात सर्वहारा जिंदाबाद और सामाजिक संगठन यानी सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा वहां पर थी। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों में विद्यमान थी और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये विचारधारा यदि फैल गई, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास की विचारधारा यदि फैल गई, तो भारत को आजाद होने से कोई नहीं। आपने कभी सोचा है कि गांधी के जो आंदोलन थे वो इतनी ज्यादा सफलतापूर्वक कैसे हुए? 1857 की भी बात करी गई, कुछ पल के लिए आजादी मिली, मैं मानती हूँ, लेकिन वो असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो
एक बहुत बड़ा तबका था असमानताओं के कारण तथा कथित सामाजिक निम्न जाति का जो तबका था और महिलाएं थी, उस आंदोलन से इस तरीके से नहीं जुड़ पाई। और वही सफलता का काम गांधी जी ने किया। गांधी जी ने क्या किया, उस तबके को जो समाज से अलग था उसे साथ लेकर आए, महिलाओं को साथ लेकर आए और दोनों को साथ लाके राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करा। और उस राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात सबका विश्वास लेकर आए। जब सबका विश्वास आया तो सबका विकास की बात आई, जब सबका विकास आया तो सबका प्रयास स्वयं में आ। और भारत अर्थात राष्ट्र निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण कदम आजादी मिलना शुरू हुई और आजादी मिली। मान्यवर, अर्थात हम ये देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का ही आधार देशभक्ति का आधार है और देशभक्ति अर्थात राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारे लिए जरूरी है सबका प्रयास पे एक बार फिर से नजर डालना। सबके प्रयास से क्या अभिप्राय? क्या केवल सरकार कार्य करे और जनता कार्य न करे, या केवल जनता कार्य करे और सरकार कार्य ना करे? नहीं, दोनों को समान रूप से कार्य करना पड़ेगा, जब ही सबके प्रयास की अवधारणा संपूर्ण हो। मान्यवर, जब एक व्यक्ति, एक देशवासी संसाधन होने के बावजूद अनावश्यक बिजली और अनावश्यक जल का प्रयोग नहीं करता ताकि दूर बैठे उसके गांव के देशवासी को वो संसाधन पहुंच सके। मान्यवर, जब एक देशवासी अन्न का अत्यधिक अन्न का या फिर असीमित अन्न का इस वजह से ग्रहण नहीं करता ताकि भूखे को रोटी मिल सके। मान्यवर, जब स्वच्छ भारत का सपना केवल सरकार तक और गांधी जी के विचारों तक सीमित ना रहकर प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए, तब वे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। मान्यवर, जब कोई लाइबा का वालिद किसी हिंदू बहुल क्षेत्र में या प्रियंका के पिताजी किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपनी बेटियों को भेजने से ना डरे, तब वे राष्ट्र निर्माण कर रहा। जब हम असमानताओं को इस देश से हटाने की बात करें, ना कि उन नीतियों को जिन असमानताओं को हटाने की बात करती है, तब होते राष्ट्र निर्माण। ये हमारे संविधान की बहुत ही अत्यंत खूबसूरती है कि उसने समता की, समानता की बात नहीं करी। जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण आधार समानता था, भारतीय संविधान बात करता है समता की, इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की, कि जिसे जितनी जरूरत है, जो जितना पिछड़ा हुआ है उसे आगे बढ़ाने के लिए उतना अवसर दिया जाए। ये खूबसूरती है भारत की। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे अधिकार कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, वो भी समाज के लिए, तो हम उसके उन्हीं नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। मानव जरूरी है कि किसान को उसकी हिस्से का असल अन्न और उसके हिस्से की असल कीमत दी जाए, तब राष्ट्र निर्माण होगा। गांधी जी का यहाँ पे छोटा सा स्लोगन लिखा हो, इसका क्या मतलब? कुटीर उद्योग, यानी राष्ट्र निर्माण देशभक्ति जब होगी जब आप कुटीर उद्योगों के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने की बात करें, इस देश को मजबूत बनाएं। ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि जो सांप्रदायिकता हमारे समाज में इतनी ज्यादा फैल चुकी है, जिसने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया, जिसने हिटलर को एक क्रिमिनल की तरह लाके खड़ा कर दिया, वो सांप्रदायिकता के हमारे देश में तो नहीं पनप रही। और यदि पनप रही है तो ये हमारे युवाओं का फर्ज है कि उस सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े हो जाए। और ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने महान विचार महज खाली चले जाए। ऐसा ना हो कि फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, फकत बातें अंधेरों की महज किस्से उजालों के, चिरागे आरज़ू लेकर न हम निकलेगा, बल्कि ऐसा हो कि जब आतंकवाद की बात आए तो आतंकवाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप सब खड़े हो जाएं, हम सब खड़े हो जाएं, चाहे वह आतंकवाद देश के अंदर मॉब लिंचिंग के रूप में हो या देश के बाद बॉर्डर पे, कि बता दे उन्हें कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आज के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान, मानव तिथिगत तथ्यों से हटकर
जब हम पहले शब्द अर्थात स्वतंत्रता संग्राम पर आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम के वो कौन से आयाम हैं जिनको आधार बनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की गई। उनमें अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम थे वो 3 आयाम थे। प्रथम आयाम था कि जो शोषित वर्ग है उन वर्गों को एक साथ लेकर आना और देश से सम्मिलित करना ताकि वो स्वतंत्रता में अपना योगदान दे सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो थी ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना जिस विचारधारा को आधार बनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की जा सके। और तीसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज तक विद्यमान है वह था युवाओं में उस ऊर्जा और उस उमंग का पैदा करना जिससे वे स्वतंत्रता के महत्व को समझ सके और आगे आ सके। मान्यवर, जब हम इन 3 तथ्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से भगत सिंह का योगदान इन तीनों तथ्यों में भरपूर था। जब हम पहले तथ्यों को लेकर आते हैं कि शोषित वर्ग को लेकर आना, तो हम जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ जो उनका नारा था वह था सर्वहारा जिंदाबाद। क्यों जरूरी था कि इस तबके को हम एक साथ लेकर आए? क्योंकि ये तबका ऐसा था जो देश से स्वयं को अलग महसूस करता था। वो मानता था कि अगर हमें आजादी भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अभी हम इनके गुलाम हैं, बाद में हम जमींदारों के गुलाम रह जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी था कि उनका जो भय है उस भय को समाप्त करें। और इसी के लिए उन्होंने भगत सिंह ने क्रांति लेकर आए और उस क्रांति में सर्वहारा जो दल था, जो वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसे साथ लेकर आए। मान्यवर, दूसरा बिंदु जो है वह है विचारधारा। उनकी विचारधारा जिस तरीके से वो कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता की विचारधारा वो किस तरीके से फैलाना चाहते थे। यही विचारधारा है जिससे जस्टिस मेडिल्टन ने उन्हें असेंबली बॉम्ब केस के बाद आजीवन कारावास देते हुए एक बात कही कि हम इन्हें आजीवन कारावास इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी विचारधारा को फैलने से रोका जा सके। लेकिन वो भूल गए थे कि किसी को मृत्यु दे देना या आजीवन कारावास दे देना उसकी विचारधारा को नहीं रोक सकता। विचारधारा एक ऐसी चीज है जो सदैव लोगों में विद्यमान रहती है और यही हुआ। जेल में उन्होंने पत्रों का और अपने लेखन का प्रयोग करते हुए अपनी विचारधारा का प्रचार किया और वही विचारधारा आज भी हम में विद्यमान है। मानव, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उनके योगदान में हमें गिनना होगा वह है युवाओं में उस उमंग को जगाना जिसमें जब उन्हें फांसी दी गई और उसका भगत सिंह और उनके साथियों का देह संस्कार किया गया तो सभी लोग वहां पर जमा हो गए और उस मिट्टी को उठाया और ये प्रण लिया कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आजादी हमें ना मिल जाए। मान्यवर, उनका आजादी से अभिप्राय केवल ये नहीं था कि शासन गोरों से कालों के हाथ में परिवर्तित हो जाए। वो कहते थे कि आजादी से मेरा अभिप्राय संगठन से है, संगठित होने से है, शोषण को समाप्त करने से है, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध बोलने से है। और आज भी अगर हम उनके योगदान को केवल और केवल 1947 तक सीमित कर दें तो ये उनकी विचारधारा की हत्या होगी। क्योंकि आज भी हमें जब भी हम किसी आंदोलन शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध बात करते हैं तो हम सबसे पहले नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इससे अभिप्राय है शोषण के विरुद्ध बोलना, इससे अभिप्राय है उस व्यवस्था में बदलाव जो शोषणकारी व्यवस्था है। ये आज भी विद्यमान व्यवस्था में दिखाती है विचारधारा कि उनका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब। अर्जुन के बाद राम कुमार पांडे जी। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी इस बच्ची की। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, बधाई प्रेषित करें। तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां बजाते रहें। शुक्रिया। और इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं मिस्टर ध्रुव अग्रवाल। ध्रुव अग्रवाल जोरदार तालियों से
ध्रुव अग्रवाल। अब जिसका आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। गैस कर सकता है हु इज द विनर फर्स्ट? सर एक थोड़ा जिन लोगों को अपने अपने बारे में थोड़ा सा हो कि भाई मेरा फर्स्ट आ सकता है, वो अपना दिल थाम लें। तो मैं अब फर्स्ट प्राइज का अनाउंस कर रहा हूँ। लाइबा फर्स्ट प्राइज